जाएगी, वो पैसा किसका है? वो भी टैक्स पेयर का पैसा है। उस 10% को 7th पे कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी कि 12% किया जाए, लेकिन हम लोगों ने उसको, नेशनल काउंसिल जेसीएम की लीडरशिप ने उसको स्वीकार नहीं किया और सरकार इतनी उदार हो गई कि उसने अपनी तरफ से 14% कर दिया। क्यों किया भाई? ये कॉर्पोरेट्स को लाभ देने के लिए कि लाखों करोड़ रुपए का फंड होगा जिसका कॉर्पोरेट्स यूज करेंगे और फिर मार्केट में उस पैसे को लगाएंगे और किस तरह उसका रिटर्न आ रहा है वो आप लोगों के सामने है। तो मैं कभी दुष्यंत कुमार ने जो कविता लिखी थी वो आज समसामयिक है कि बढ़ गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग पर ये आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग ये पर आग जलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, लेकिन शर्त तो ये थी कि नींव हिलनी चाहिए, नींव हिलनी चाहिए। सरकार में चिंताएं होने लग गई हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में चिंताएं होने लग गई हैं। जिस कांग्रेस ने इसको कानून बनाया उसी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारें अब ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर रही हैं। ये तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पिछली एनडीए सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की लागू करके गई थी, लेकिन कानून बनाया कांग्रेस ने। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की आर्थिक नीतियां लगभग समान है। एक बस इतना अंतर है, एक गाड़ी को सेकंड थर्ड गियर में चलाता है और दूसरा टॉप गियर में डाल के फुल स्पीड दे देता है, बस इतना अंतर है। परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल हैं। जब तक इसको एक बड़ा जन आंदोलन नहीं बनाया जाएगा, जिस तरह किसानों ने एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया, जब तक आप इसको जमीनी स्तर पर नहीं ले जाएंगे, जब तक आप अपने घर वालों को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, गांव वालों को सबको नहीं बताओगे कि इसके क्या नुकसान है, जब तक ये जन आंदोलन का रूप नहीं लेगा तब तक ये ओल्ड पेंशन स्कीम वापस नहीं बहाली नहीं होगी। क्यों? पीएफआरडीए एक्ट जब खत्म होगा तब पूरी तरह से ये पुरानी पेंशन लागू हो पाएगी। अगर पीएफआरडीए एक्ट लागू रहा और पीएफआरडीए एक्ट कैंसिल नहीं हुआ तो बहुत बड़ी परेशानियां और बहुत बड़ी दुविधाएं रहेंगी और पेंडुलम बना रहेगा कर्मचारी। राज्य में कभी किसी पार्टी की सरकार आएगी, कभी किसी पार्टी की आएगी। इसलिए इस केंद्र सरकार के लिए अल्टीमेटम होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा था 400 दिन, उसमें 3-4 दिन कम हो गए, हम केवल 300 दिन का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस 300 दिन में इस केंद्र की सरकार को यह लगना चाहिए कि अगर पुरानी पेंशन वापस नहीं की तो केंद्र सरकार के, राज्य सरकारों के, स्वायत्त शासी संस्थाओं के, टीचर्स, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के सभी लोग हमको वोट की चोट दे देंगे और इस वोट की चोट से ये सरकार डरती है। हिमाचल में ओपीएस रेस्टोरेशन आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी हारी है, 0.9% का केवल अंतर आया। उत्तर प्रदेश में हमारे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेता हरकिशोर तिवारी जी बैठे हैं, यहाँ बोलेंगे। जो पोस्टल बैलेट थे उनमें 80% वोट बीजेपी के अगेंस्ट था। मुख्यमंत्री की चिंता बढ़ गई थी, बुला करके हमारे नेताओं को उन्होंने बातचीत की थी कि ऐसा क्यों किया भाई आप लोगों ने, तो इसलिए इस सरकार को वोट की चोट दे दी है। और सारी परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में जो लड़ता है वो बहादुर होता है, अनुकूल परिस्थितियों में तो कोई भी लड़ सकता है, कोई भी बहादुर बन सकता है। इसलिए ये भी एक कवि ने लिखा है कि पथ पर पथिक कुशलता क्या, जब पथ पर बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। इसलिए प्रतिकूल धारा में हमको करके और इस न्यू पेंशन स्कीम को खत्म कराना है और पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कराना है। इससे पहले एक मिसाली संकेत दें, मैं समय का ध्यान रखते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और ये अपील करते हुए कि यहाँ से जाने के बाद आप अपनी पूरी ताकत लगाइए और इसे जन आंदोलन बना करके खड़ा कर दीजिए और इस नई पेंशन स्कीम को खत्म कराइए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। समय का आपने पूरा ध्यान रखा और पूरे जोश के साथ में आपने सार्थक तौर पर सारी बातों को भी रखने का काम किया। अभी मैं निवेदन कर रहा हूँ
INDWF के प्रेसिडेंट कॉमरेड अशोक सिंह जी से कि वो आवे और वो आपको संबोधित करें उसी समय सीमा के अंदर। नेशन न्यूज इंडिया लाइव। सबसे पहले कि नेशन न्यूज इंडिया लाइव। आपने इनिशिएटिव लिया, सोचा और समय तो कहते बहुत देर हो गई। जिस मंच पे शिव और रघु बैठे हों, शिव रघु माने शिव राम विष्णु एक दूसरे का सम्मान करते हैं, दोनों बैठे तो दोनों समय पे काम करेंगे। समय जब उचित हुआ तो उन्होंने घोषणा कर दी, मीटिंग बुलाई और आगे की लाइन ऑफ एक्शन तय किया, डिक्लेरेशन किए। आप सबको बुलाया, स्वास्थ्य कर्मियों को बुलाया, टीचरों को बुलाया, पोस्टल को बुलाया, डिफेंस को बुलाया, पावर को, इलेक्ट्रिसिटी को बुलाया, जो जिंदगी से जुड़ी हुई लोग हैं, जो कर रहे हैं काम, सबको बुला लिया। अब प्रश्न है कि ज्यादा मैं डिटेल में जाने से कोई फायदा नहीं, डिक्लेरेशन पढ़ दिया है पंडित जी ने हमारे, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। शिव की इज्जत कौन नहीं करेगा? काशी का हूं, बनारस का हूं, तो शिव की इज्जत करना तो हमारा फर्ज है, कर्तव्य है, धर्म है और हमारी बुनियाद में। ये मीटिंग है ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करें। ओल्ड पेंशन स्कीम, ये पेंशन क्यों मिलती है? जब आदमी जिंदगी भर पूरी जवानी अपनी गुजार देता है और 60 साल की उम्र पहुंचता है तो रिटायर हो जाता है, तब पेंशन मिलती है। बाकी जिंदगी गुजारने के कैसे गुजरेगी? जिसको 30,000 पेंशन मिलती थी उसको 2,000 कुछ मिलने लगी, 2,600 में जिंदगी गुजरेगी? नहीं गुजर सकती। अभी हमारे साथी चतुर्वेदी जी बैठे हैं, पावर फेडरेशन के इंजीनियर्स एसोसिएशन के, आए हैं 2 बजे की जगह पे, कह रहे थे कल टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है मिश्रा जी कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ना, इसको अगर रिस्टोर कर देंगे तो ओल्ड पॉइजन स्कीम हो जाएगी। ओल्ड पॉइजन, मैं कह रहा हूं कि ओल्ड पॉइजन जब है तो बिल्कुल मानते हैं ओल्ड पॉइजन है, और न्यू पेंशन स्कीम है, इट इज नॉट ओल्ड पेंशन स्कीम पॉइजन, न्यू पेंशन स्कीम इज द पॉइजन। ये जहर है, ये ऐसी बीमारी है न्यू पेंशन स्कीम, कैंसर है। अगर इसको हमने शिव जी से दवा लेकर ठीक नहीं की तो अपनी जिंदगी खत्म कर देंगे। अगर हमने इस आंदोलन में सक्रियता से भाग नहीं ली, केवल हाल में सीमित रहे, चारदीवारी में सीमित रहे, सड़क पर नहीं उतरे, जेल को नहीं भरा, तो मोदी जी पीछे हटने वाले नहीं। 2014 में जब आए उन्होंने तो उन्होंने कहा कि 15 लाख घर घर पे पहुंच जाएगी, मुझे पहुंचा दीजिए कुर्सी पे, 15 लाख हर गांव में, हर घर में पहुंच जाएगा। हो गए तो उनके मित्र शाह साहब ने कह दिया, सब पीछे देखना दोनों, वर्तमान की मंत्री को जुमला था, एजेंडा नहीं था, ये है। उसके बाद का करोड़ों नौकरियां दे दूंगा 2019, ये तो नहीं देगी। तो जो कहते हैं करते नहीं, जो करते हैं कहते नहीं। इसलिए और देखिए, किसी बात पंडित जी आपको कहना पड़ेगा, सारी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कह पाएंगे, आपने कहा है और हम सब समझते हैं वर्षों से नहीं कह पाई। 14 के पहले ही लोगों ने सोचा था, जरूर बातचीत जरूर की थी, राष्ट्रपति भवन जरूर, राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति क्या करेंगे? बनाया किसने राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री ने बनाया। हमारी पूछ होनी चाहिए प्रधानमंत्री के घर की तरफ। और मैं यहां से कह रहा हूं, मंच के लोग जो बैठे हुए हैं, सबसे पहले हमें वहां जाना चाहिए और जाके ज्ञापन देना चाहिए। देश भर से लोग आए, स्टेट प्रेसिडेंट्स आए, हेल्थ के आए, एजुकेशन के आए, पोस्टल के आए, रेलवे के आए, डिफेंस के आए, पावर के आए, सैकड़ों जो संस्थाएं हैं उनके प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी लोग आए और हम सब मिलकर यहां से उनको पहले दे दे। पहले टाइम आगे नहीं मिलता है तो हम कहेंगे व्यवस्था में आपके घर आ रहे हैं कि आप बहुत व्यस्त हैं, आप समय नहीं दे पा रहे हैं, तो हम आपके पास आ रहे हैं, एक कागज दे, बात सुन ली।
पढ़े, देखा जाएगा क्या होता। क्योंकि जहां सत्य और सादगी होती है ना, सत्य से डर भागता है। जब हम पढ़ेंगे तो डर भाग जाएगा। ये देश गुलाम था, अंग्रेजों ने और लोगों ने हजारों सालों तक इस पर शासन किया। गांधी जी ने जब आए, गांधी जी आए, सत्य और सादगी। देखिए, एक महिला अपना एक धोती आधी धो रही थी, उसको आधी पहने हुई थी। एक घर में गए, जब उनको एक पानी मिला, फिर गुड़ मिला, उन्हें सबसे नहीं मिल सकता क्या इसके लिए? क्या नहीं, सबसे नहीं मिल सकती इसलिए कि इस घर में 5 महिलाएं और धोती एक ही है, तो कैसे सब एक साथ आएंगे? गांधी ने समझ लिया कि इस देश कारण क्या है, गरीबी है, कुछ है नहीं, इसलिए हमें भी कोट पैंट उतार कर आधी धोती पहननी और आधी ओढ़नी पड़ेगी। कोई किया, बढ़े, गए टेबल काउंटर इंग्लैंड, लौटे, गिरफ्तार किया गया, 7 साल अंदर रहे। कंबोडिया ने उनको जो बोला था उन्होंने रिकॉर्ड क्लियर बनाया कर 5 रुपए दाम रखा। गांधी ने कहा इसकी रॉयल्टी जो देना चाहते तो दो हिंद बुनकर संघ को, नहीं देने दी। डायरेक्टर राय भी था अंग्रेज का, उसने एलपी को ही, रिकॉर्ड क्लियर को ही रख दिया। नो, बिकेगा नहीं, 5 रुपए दाम। गांधी जी ने फिर अपने आप को जेल भेजे, सारे लोग गए, देश आजाद हो गया। अब देश आजाद हो गया, देश अपने पैरों पे खड़ा हो गया, पब्लिक सेक्टर आ गया, सब कुछ बनने लगा। कारगिल में जब युद्ध हुआ था और लोगों ने इस देश के साथ, उन्होंने वहां भेजा सामान मंगाने के लिए, कारगिल हमारे जवान खड़े थे सीमा पे। अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां 24 घंटे काम नहीं करती, ओवर टाइम नहीं लिया और सामान नहीं पहुंचता, तो कारगिल पे भेजे नहीं हुआ। ये योगदान है। जिस भी सेक्टर में आदमी काम कर रहा हो, रेल में कोविड के दौरान लोग सड़क पर जाते हुए मरते चले जा रहे थे, घर नहीं पहुंच पा रहे थे, मर जा रहे थे। लेकिन सरकार ने नहीं कहा कि भारतीय रेल जाओ, रेल को नहीं कहा कि जाइए और ले आइए। जब कहा तो रेल निकली और लेके आने लगी। पूरे आज देश के सारे श्रमिक संगठन एक साथ खड़े होकर मिश्रा जी से बात करके, अलग से बात करके, हमेशा रघुया दोनों से कि आइए, जब रेल चलेगी ना, जब इंजन चलता है तो कंपार्टमेंट मूव करता है। When the engine moves, compartment moves. When इंजन खड़ा है अगर स्टेशन पे, तो कंपार्टमेंट कैसे चलेगा? तो आज मिश्रा जी ने इंजन को और रघुया जी ने चलाया है, सीटी बजाई है गार्ड ने, तो फिर ट्रेन चलेगी। माने आंदोलन चलेगा, आंदोलन खड़ा होगा। और जब तक प्राइम मिनिस्टर, अभी सभी लोगों ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर से मानने वाले नहीं है, बहुत जिद्दी हैं, जो मन बना लिया, जिद्दी के आरएसएस का एजेंडा है। आप पढ़िए आरएसएस के एजेंडे को, उसमें लिखा हुआ है 7 पॉइंट्स हैं कि इस देश के सारी चीजों को 7 आदमियों के हाथ में रख दिया जाए और पूरे देश की जनता को घुटने पे, चाहे कामगार हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, सबको अपने घुटनों में 5 किलो अनाज देकर घर में बैठा दिया जाए। तो ये है, बैठा दिया। वो अपने एजेंडा पे काम कर रहे हैं, अपने एजेंडा पे हर एक को काम करना चाहिए, अपना पे काम कर रहे हैं। देश रहे या न रहे, न देश की आजादी में उनका योगदान है, न देश को बनाने में योगदान है, देश को आगे बढ़ाने में योगदान है, देश को रोजगार देने में योगदान है। कहीं भी किसी तरह का योगदान नहीं है, भोग है। आते ही सिंहासन पे भोग करने लगे और सारा का सारा पैसा अडानी और अंबानी लड़ाई के पीछे जाने लगा। 1% के हाथ, 1% लोगों के हाथ में 40% देश की अर्थव्यवस्था है। सारा का सारा बैंकों का जो एनपीए होता है, हमसे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, जबकि साहब थे, डू यू नो मिस्टर सिंह कि एनपीए किसकी वजह से होता है? हमने कहा यूनियन बैंक में डायरेक्टर था, मैं जानता था, लेकिन हमने कहा नहीं, आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू, फ्रॉम द हार्ट्स माउथ। 1 मिनट मिश्रा जी, बस आ ही रहा हूं। घंटी हमको पहले बजा दी आदमी लगता है। मैं आपकी प्रशंसा, आपकी बात कहने में मुझे ज्यादा समय लग गया, काशी का हूं, तो मुझे घंटी बजा दिया आपने। घंटी बजाना तो हमारा काम है शिव के मंदिर में। अच्छा खैर, तो अब रोक दिया है शिव ने, तो भक्त कहां बोल सकता है? बस यही कह सकता हूं पंडित जी से कि जो आपने हुंकार भरी है, हम सब लोगों को उसको मूर्ति रूप में देना है।
उसको आगे बढ़ाना है, उसको सड़क पे लाना है, उसको जेल में जाना है और मोदी जी को सिंहासन से उतार के हटाना है, वरना ओल्ड पेंशन स्कीम को हम रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। और हम, ये कैंसर है न्यू पेंशन स्कीम, और हम, ये दवा है जो मिश्रा जी ने कहा है, जो आंदोलन एक दवा है, इट्स ए मेडिसिन टू रिस्टोर द ओल्ड पेंशन। अगर इस दवा का हम लोगों ने नहीं लिया तो हम खत्म हो जाएंगे, और हम खत्म हुए देश खत्म हो गया। इसलिए देश को बचाना है, देश की आजादी को बचाना है, देश की संपन्नता को बचाना है, देश के कामगारों, किसानों, नौजवानों सबको बचाना है। और आप, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मैं आप मिश्रा जी से ये कहना चाहता हूँ, रेल पूरे देश में जाती है, जैसे कहा उन्होंने विचार, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी एजुकेशन सेंटर, सब कुछ गांव-गांव में। जो सर आप पोस्टर छापे, कल भी मैंने कहा था, अगर हर स्टेशन पे, हर ट्रेन में लग जाए और हर गांव में पहुंच जाए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, प्राइमरी एजुकेशन सेंटर हो, तो अपने आप सबको मिल जाएगा। पर सबसे बड़ी गलती क्या है, इसको जोड़ना पड़ेगा जन आंदोलन से। जनता के ऊपर टैक्स उनका माफ कर रहे हैं, 10 लाख 1000 करोड़ माफ कर दिया, और जनता पे, गरीब जनता पे आटे पे टैक्स, दाल पे टैक्स, नमक पे टैक्स, दही पे टैक्स, दूध पे टैक्स। क्या है ये? ये क्या है? जो टैक्स उसमें सीमा में आते नहीं, दही खरीदने जाएंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, सड़क बनाता है मजदूर आटा खरीदने जाएगा तो टैक्स देना पड़ेगा, नमक खरीदने जाएगा तो टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स विदाउट इनकम टैक्स, विदाउट गेटिंग एनी इनकम, यू आर टेकिंग द टैक्स। ये है, मैंने मर गया है आदमी, मर उसको मर। हाँ बस पंडित जी, अब मैं आप नहीं, मैं घंटे बजा रहा हूँ, आ रहा हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो देखिए, अशोक भाई बड़े नेता हैं, और यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं वो, लेकिन पंडित जी, आपने जो ये शब्द इस्तेमाल किया, अशोक सिंह बड़े नेता है, मैं सेवक हूँ आप सबका, आपके चरणों में हूँ अशोक सिंह, और आप आशीर्वाद दीजिए बस। वो जो आशीर्वाद तो परमानेंट है, लेकिन सेवक की परिभाषा तो उसी दिन समझ गए जिस दिन उसने कहा था कि हम प्रधान सेवक हैं। मेरी कोई टिप्पणी आपके ऊपर नहीं है। साथियों, एक तो क्षमा मांगते हुए एक बात कहनी है कि जो हम लोगों ने अभी आपके सामने ये डिक्लेरेशन रखा था, उसमें एक पन्ना चिपक गया, तो जरा 2 मिनट लगेंगे, मैं उसको पढ़ के सुना देता हूँ आपको। इसमें एक टॉपिक था, पुरानी पेंशन स्कीम सीसीएस नियम 1972, वर्तमान में सीसीएस पेंशन नियम 2021। पुरानी पेंशन स्कीम एक परिभाषित लाभदायी स्कीम है। कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों की क्वालिफाइड सेवा कर ली है, वे पेंशन के पात्र होंगे। अंतिम प्राप्त वेतन का 50% प्रतिमाह तथा महंगाई का राहत जोड़कर स्वीकृत गारंटी पेंशन है, जो न्यूनतम गारंटी पेंशन 9000 प्रतिमाह प्लस महंगाई राहत होगी। इस मासिक पेंशन में से सेवानिवृत्ति के समय 40% के बराबर की पेंशन को कम्यूट करा सकता है। यह धनराशि सेवानिवृत्ति कर ले सकता है तो 15 वर्ष तक वसूली जाएगी, उसके बाद बहाल हो जाती है। जो एक मुश्त अग्रिम भुगतान होता है, कम्यूटेशन के बाद पूरी पेंशन पर रेजिडुअल पेंशन तथा महंगाई राहत 15 वर्षों तक भुगतान किया जाता है। यदि पेंशनर का निधन 15 वर्षों से पहले हो जाता है तो कम्यूटेड पेंशन के वसूलने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अतिरिक्त ये पेंशन 80 वर्षों के बाद, 20% 85 वर्ष के बाद, 30% 90 वर्षों के बाद, 40% 95 वर्षों के बाद और 50% तथा 100 वर्षों के बाद 100% हो जाती है। जब भी वेतन आयोग के द्वारा वेतन दरें संशोधित होती हैं, पेंशन भी उसके साथ संशोधित हो जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत फैमिली पेंशन, जीवन साथी, पत्नी, पति, अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा पुत्रियां, अपंग पुत्र पुत्री जो अपने जीवन यापन के लिए जो कमाने में अक्षम है, वो दी जाती है। एक कर्मचारी जो चिकित्सा के दृष्टिकोण से अयोग्य है और सेवा से बाहर कर दिया जाता गया है, को विकलांगता पेंशन तथा ग्रेच्युटी दी जाती है। एवं जो कर्मचारी दुर्घटना के कारण अपंग हो गए हैं, उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन के पात्र होते हैं। ग्रेच्युटी या ग्रेजुएशन की रकम पर कोई आयकर नहीं लगता है। नई पेंशन प्रणाली, नई पेंशन योजना में का हम कर्मचारी क्यों विरोध कर रहे हैं,
उसका कारण यहाँ पर परिभाषित किया गया है कि नई पेंशन स्कीम जो अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कहलाती है, जो एक लाभदायक स्कीम नहीं कही जा सकती। हालांकि एक परिभाषित अंशदायी स्कीम है, जबकि योगदान को परिभाषित किया गया है लेकिन लाभ को परिभाषित नहीं किया गया। ये अनिश्चित है। यद्यपि पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों की ओर से कोई योगदान नहीं है तथा पुरानी पेंशन स्कीम के लाभ उपलब्ध है, जैसे पेंशन कम्यूटेशन, पेंशन का 80 वर्ष के बाद बढ़ना इत्यादि परिभाषित है। भारत सरकार ने 22 दिसंबर 2003 को कार्यपालक आदेश जारी कर एनपीएस को 1/1/2004 से शुरू किया। बाद में वर्ष 2013 से पीएमआरडी एक्ट 2013 संसद में पास किया गया, जो कानूनी रूप से 1 फरवरी 2014 से भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा प्रभावी हुआ है। इसका अर्थ है कि कानूनी दृष्टिकोण से एनपीएस 31 जनवरी 2014 से प्रभावी हुआ तथा जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि इसे 1/1/2004 से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लागू कर दिया गया। एनपीएस के अनुसार कर्मचारी को अपने मूल वेतन महंगाई भत्ता का 10% योगदान देना पड़ता है तथा सरकार ने अपना योगदान बढ़ाकर 14% दिया है। पूरी रकम 3 फंड मैनेजर एलआईसी, एसबीआई और यूटीआई में वितरित की जाती है, जो 15% शेयर मार्केट में लगाते हैं और 85% सरकार के निजी क्षेत्रों के बांड में लगाते हैं। एनपीएस के अंतर्गत निवेश के लाभ की कोई गारंटी नहीं है, इसमें मूल रकम को ढूंढने का खतरा है। कर्मचारी की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष की आयु पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामलों में कुल उपलब्ध रकम का 60% कर्मचारी सेवानिवृत्ति को दिया जाएगा तथा बची हुई 40% रकम को एनपी डिपॉजिट प्लान में निवेश किया जाएगा तथा रिटायर्ड कर्मचारी को कंपनी वसूल करने की सुविधा होगी। ये एनपी निवेश की जाए 40% पेंशन वेतन का निवेश अनिवार्य है। ये पेज नंबर 2 था हमारे इसका, और ये छूट गया था तो वो मैंने आपके सामने काम किया है। बाकी सारा जो रेगुलेशन का था वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। और मैं जो NFIR के अध्यक्ष हैं साथी कुमार सिंह जी, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो अभी इस जो है रेगुलेशन का समर्थन भी करेंगे और आपको संबोधित भी करेंगे। साथी कुमार। इस सम्मेलन के कन्वीनर श्री शिव कुमार मिश्रा जी, वो कन्वीनर के लीडर डॉक्टर एम राघवैया जी, अनुपस्थित मेरे वरिष्ठ साथी लाइन पर हैं, सामने बैठे सभी कर्णधार देवियों सज्जनों, सबको मेरा नमन। मित्रों, ये अधिवेशन एनजीसी ने इनिशिएटिव लिया और ये अधिवेशन उसने व्यापक रूप लिया है। इसमें चलो भाई सभी संगठन के झंडे अलग हो सकते हैं और अलग अलग झंडे वाले ऐसे अलग विचारधारा वाले ऐसे अलग अलग कार्य प्रणाली वाले लोग सब एक मंच पे इकट्ठे हुए हैं। कारण है ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। देखिए, आप सब जानते हैं कि 1/1/2004 से ये पेंशन नई पेंशन स्कीम लागू, नेशनल पेंशन सिस्टम लागू हुआ। लड़ाई अब हो रही है क्योंकि पहले तो जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि पहले तो लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन हमने, मैं तो NFIR के लिए कह सकता हूँ, तो डे 1 से इस पेंशन स्कीम का विरोध किया है और सभी संगठनों ने, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आई कि कुछ लोग वक्त ये कहते थे कि ये फायदेमंद है और बहुत फायदा होगा इससे, और कुछ ये कह रहे थे कि नहीं ये तो ठीक नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली जब लोग रिटायर होने लगे तो फिर पता लगा कि ये पेंशन स्कीम घातक है और जो मूल उद्देश्य पेंशन का है, आपको मैं याद दिलाऊं, 1 साल पहले आजादी के पहले से आरपी के अलावा किसी को पेंशन नहीं थी। उसके बाद में फोर्स को पेंशन आई और सिविलियन पेंशन स्कीम 1457 से हमारे देश का है।
और उसका मूल उद्देश्य क्या था कि आदमी अपनी सेवा के बाद में सेवानिवृत्त हो तो वो आर्थिक दृष्टि से अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके, ये उद्देश्य था उसका। जब इन्होंने ये एनडीए सरकार आई, बीजेपी लेड एनडीए सरकार, उन्होंने इसको बड़ा व्यापक रूप दिया कि पैसा ट्रेड आउट हो रहा है और फाइनेंशियल देश की आर्थिक स्थिति बहुत विकट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तो इस पेंशन स्कीम को उन्होंने बाजारमुखी बना दिया। बाजारमुखी में लोगों को समझ में नहीं आया, भी हमने विरोध किया क्योंकि हमको ये लगा कि ये खराब है। अल्टीमेटली ये सिद्ध हो गई कि जो आदमी 1-4 से अपॉइंट हो जाए उसके बाद अपॉइंट हुए जो रिटायर हो रहे हैं उनको पेंशन जो मिल रही है उसमें जीवन यापन नहीं हो सकता, उसका बुढ़ापा आर्थिक दृष्टि से संकट में रहेगा, तो पेंशन का उद्देश्य खत्म हो गया। जब आर्थिक दृष्टि मनुष्य की आवश्यकताओं को पेंशन नहीं संभाल सकती तो पेंशन कैसे काम किए? अब मित्रों देखिए, हम सब अलग अलग यूनियनों के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसलिए हुए यहाँ ये लड़ाई एक नहीं लड़ी जाती, अकेला कोई नहीं लड़ सकता। देखिए देश के बड़े संगठनों में मैंने पाया कि जो फेडरल बॉडी है, जितनी बड़ी बड़ी यूनियन है, वो चाहे कि हम एनपीए को खत्म करा दें, हम नहीं करा सकते, अकेला कोई नहीं कर पाएगा। जो संगठन अभी ये कहते हैं कि हमने एनपीए के न्यू पेंशन स्कीम को हटाने और ओल्ड पेंशन को लागू करने में हमने कोई स्टेट गवर्नमेंट में ओल्ड पेंशन स्कीम को अडॉप्ट कर लिया, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट से, वो भ्रम में है, या लिविंग इन पैराडाइज फूड। तो ये उनके आंदोलन से फर्क नहीं पड़ा। ये तो दो बातें हैं इसके अंदर, राजस्थान ने, पंजाब ने या छत्तीसगढ़ ने, हिमाचल ने, बंगाल में तो ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू रही, न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई नहीं। तो ये जो बातें वो सोचते हैं कि हमारे आंदोलन की वजह से ये आगे गलत बात है। दो है इसके कारण, एक कारण तो ये है विचारधारा कि पेंशन का मूल जो उद्देश्य है वो ओल्ड पेंशन स्कीम से ही पूरा होता है जो 1957 से लागू की थी, और दूसरा है पॉलिटिकल, क्योंकि पेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और वो लोगों के जीवन यापन से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने देखा कि भाई सरकार से, जनता से वोट लेने हैं तो पहले वोट पेंशन लागू कर दो। ये दो कारण है, आंदोलन ने शक्ति बढ़ा है। अभी जब है, जब हम सब इकट्ठे होकर के अब ये देखिए, आपके बात के चलिए कि आप पेंशन का जस्टिफिकेशन है, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने का पूरा जस्टिफिकेशन है, फिर भी क्या है, आप सत्ता पे हैं लेकिन आपका मुकाबला है भाई, आप आपस में बात करेंगे तो मीटिंग का क्या मतलब, क्यों बैठे यहाँ पर? सुनिए ना, अभी हमारा उद्देश्य ये है कि बाहर करना। तो अभी मैंने जो कह रहा था कि उद्देश्य ये है कि हमारा पेंशन स्कीम जो जिससे कि ओल्ड एज सिक्योरिटी मिलती फाइनेंशियली, वो हमें लागू करनी है। अब अभी हमारा मुकाबला किससे है? उस सरकार से है जो संवेदनशील नहीं है, जो झूठ बोलती है, जो पैंतरेबाजी कर सकती है। अभी हम सब लोग इकट्ठा होकर के लड़ेंगे भी, तो लड़ाई आसान नहीं है, ये मान के चलिए। लड़ाई लड़नी है, मनोयोग से लड़नी पड़ेगी, क्योंकि एक व्यक्ति और संगठन, एक व्यक्ति जैसे एम्प्लॉयर यूनियन ने बनी इसीलिए थी कि एक एम्प्लॉयर एक कर्मचारी एम्प्लॉयर से नहीं लड़ सकता, संगठित होकर के लड़ सकता है। वही स्थिति हमारी है, पूरे देश में सारे संगठन एक होकर के से लड़ेंगे, क्योंकि अभी
जो सरकार चलाने वाला व्यक्ति है वो पक पक पे झूठ, कलाबाजी और पैदलेबाजी, एडवर्स सिचुएशन को यानी विपरीत परिस्थितियों को भी वो अपने फेवर में कैश करके अवसर बनाने की का एक्सपर्ट है। अभी मूल कारण बताया नई पेंशन स्कीम का, भाई आर्थिक भार बहुत है। अब मेरा विचार है कि आर्थिक भार नहीं है सरकार पर, आर्थिक भार तो पेंशन स्कीम का अदरवाइज तो कोई तो खर्चा होगा, लेकिन जितना खर्चा पेंशन की लायबिलिटी पर आता है उससे कहीं ज्यादा, सैकड़ों गुना, तो ये देना होता है। आपको पता है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों ने उन्होंने बगल लिए इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी के लोन दे दिए और लोन देने के बाद में जब उनसे रिकवरी नहीं हुई, अभी भी मैं आपको बताऊं बहुत बड़ी स्टैटिस्टिकल इसमें है, फैक्ट्स हैं सामने, तो रिकवरी नहीं कर रहे और हाल ही में पार्लियामेंट में 10 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने एनपीए को बैंकों के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे उसको राइट ऑफ कर दिया। क्या है ये? अभी हल्की सी बात बताई थी कि यदि केंद्रीय कर्मचारी या कर्मचारियों के जो राज्य कर्मचारियों का बर्डन तो केंद्र पे नहीं है, केंद्र का राज्यों पे नहीं है, तो ये बताइए कि ये बर्डन जो है वो किस पर है? आम जनता का पैसा है और जनता का पैसा तो आप दूसरी तरफ से बहुत लौटा रहे हैं। मंत्रियों में कितना खर्चा हो रहा है? एक एमएलए एक दिन भी यदि पार्लियामेंट उसमें विधानसभा में चला तो उसकी पेंशन शुरू हो जाती है, दूसरी बार चुना है तो दूसरी बार पेंशन शुरू हो जाती है, और एमएलए विधायक यदि पार्लियामेंट में चला तो पार्लियामेंट की पेंशन शुरू हो जाती है। एक विधायक 4-4-5 पेंशन देता है, तो सब केंद्रीय कर्मचारियों के भाग है, इसी से पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है। उसके अलावा लाखों रुपए प्रधानमंत्री अकेले पे साल में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होता है। एक दिन में 1 करोड़ 35 लाख रुपए प्रधानमंत्री अकेले पे रोज क्या हुआ उन फाइनेंसेस का? दूसरी स्टैटिस्टिक बहुत समय नहीं है, लेकिन मेरा मित्रों ये कहना है कि ये जो लड़ाई है ये आसान लड़ाई नहीं हो सकता है कि हमारी लड़ाई, क्योंकि अब किसानों की हम उदाहरण देते हैं, हमारे किसानों कहते हैं कि भाई किसान जिन्होंने जो आंदोलन किया और जीप कानून सरकार को वापस देने के लिए बाध्य होना पड़ा, हमारे उनमें फर्क यह है वो सेल्फ एम्प्लॉयड अपने वो खुद ही मालिक है, खुद ही नौकर है, और वो आकर के 11 महीने तक वो बैठ गए, कर्मचारी नहीं बैठ सकता। उस स्तर का आंदोलन कर्मचारी नहीं लड़ पाए, तो फिर कैसे करेंगे? ये लड़ाई कैसे जीतेंगे हम? ये लड़ाई तो जीतनी है हमको, और हर हाथ से जीतेंगे, तो जीतेंगे कैसे? ऐसे जीतेंगे कि हमको, जैसे अभी मेरे पूर्व वक्ता ने भी कहा कि सरकार डरती है वोट से डरती है, और ये पंजाब का जो किसानों के 3 कानून वापिस लिए, उसमें किसानों की लड़ाई तो है ही है, साथ में यूपी के इलेक्शन आ रहे थे, वो वोट की चोट से डरी, दोनों बातें हैं इसमें। मैं उनको बहुत श्रद्धा से याद करता हूँ जिन्होंने आहुति दी है और किसान आंदोलन को इतने महीने तक लंबे असर तक चढ़ा के हमारे लिए प्रेरणादायक है, हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन अभी हम लड़ने के लिए हमें ये करना है कि पूरे देश में 2024 के इलेक्शन के पहले पूरे देश में हम वातावरण बनाए कि सरकार इस तरह से पैसे को बर्बाद कर रही है, और फिर कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए आर्थिक भार बना करके उनको उनका बुढ़ापा, उनका 60 साल की उम्र के बाद के जीवन को जिस तरह से त्रस्त करने में लगे हैं,
वो हमें वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा, वरना तुरंत ये सरकार डिफेंस में आ जाएगी और जनता जिसके वोट से सरकार बदली है उनको ये बहकाने में लगेंगे कि सरकारी कर्मचारियों की यदि वोट वैक्सीन स्कीम थी तो अर्थव्यवस्था देश की बर्बाद हो जाएगी। 1,457 से जो पेंशन ले रहे थे लोग तो कोई बर्बाद नहीं हुई, देश में उत्तरोत्तर प्रगति की है, कोई बर्बाद नहीं हुई। और ये झूठे बहानों को हटा करके हमको सच्चाई की तरफ लोगों को, आम जनता को आप नुक्कड़ मीटिंग करें, आप जो जिनके पास प्रेस मीडिया या इलेक्ट्रो मीडिया के साधन है उसमें इस फैक्ट्स को आप लोगों तक पहुंचाएं और ऐसा वातावरण बन जाए कि ये जब तक ये ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल नहीं होगी तब तक ये सरकार नहीं टिक पाएगी। जब कोट खसकता दिखेगा तो मोदी जी को समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं आने वाला। कुछ बड़ा बैठने बाद चार बार और क्या कहते जुमले छोटे बाद मित्रों, मैं इस सभा में मेरा एक संदेश है, आपसे निवेदन है कि यहाँ से जाएं, मन बना के जाएं और लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। थैंक यू। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन सिंह जी आपको। और मैं अगले वक्ता के रूप में जो ऑल इंडिया फेडरेशन के